जय हिंद। ये क्लास 9 चैप्टर 4 सिविक्स का वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस का पार्ट 2 है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि पार्लियामेंट क्या होती है और हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्या होती है। उसके बाद हम पार्लियामेंट को इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे कि इंडियन पार्लियामेंट का नाम क्या होता है, और इसके अलावा हमारी इंडियन पार्लियामेंट में कौन कौन आते हैं, कौन से 2 हाउसेज आते हैं, और उसके बाद कौन ज़्यादा पावरफुल है, किसके पास ज़्यादा पावर्स हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं कुछ जो बेसिक की फीचर्स हैं जो हमें ये चैप्टर पढ़ने से पहले, ये टॉपिक पढ़ने से पहले पता होने चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले तो इंडियन पार्लियामेंट को हम संसद कहते हैं, जैसे जर्मनी की पार्लियामेंट को रिक्सटैग कहते हैं, या जापान की पार्लियामेंट को नेशनल डाइट कहते हैं। ये हमने रशिया सोशलिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा था। रशियन पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं। उसी प्रकार इंडियन पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, और उसके जो मेंबर्स होते हैं, हमारी जो संसद है उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनको सांसद कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो संसद तो संसद ही रहता है, SANSAD। सांसद को हम इंग्लिश में MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, तो इंडिया में भी हमारी जो पार्लियामेंट है वो न्यू दिल्ली में है। हाँ, और हमारी पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं। कौन से 2 हाउसेज हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो होती है वो उसको हम लोअर हाउस कहते हैं। लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं, और राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं। और इसके और लोअर हाउस और अपर हाउस ये नहीं दिखाता, ये नहीं, ये मैं बोल रहा था कि तो जैसे कि मैंने बताया था, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। तो ये सिर्फ एक बोलने का तरीका है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोकसभा है उसकी जो वैल्यू है या उसकी जो पावर है वो राज्यसभा के कंपैरिजन में कम है, बल्कि इसका उल्टा ही है, जो कि हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा लोकसभा में टोटल जो मेंबर्स होते हैं, मतलब जो टोटल MP होते हैं, वो 543 होते हैं, 543 होते हैं। ओके, और वही राज्यसभा में ये नंबर 245 तक जाता है। 245 मतलब जिसमें 245 में जिसमें 233 इलेक्टेड होते हैं। किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं वो भी आगे बताऊंगा। और जो 12 होते हैं वो नॉमिनेट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ये जो नंबर है 245 तक रहता है, इसके आगे भी ये बढ़ सकता है, 250 तक ही जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा इनको इलेक्ट कौन करता है? जैसे कि हमें पता है लोकसभा में तो हम ही करते हैं, राज्यसभा में कौन करता है? एक्चुअल में राज्यसभा में जो MPs हमारे जाते हैं, राज्यसभा में जो बैठते हैं उनको भी MP कहते हैं, लोकसभा में जो बैठते हैं उनको भी MP कहते हैं, पर दोनों का काम अलग है। अलग है। लोकसभा कौन से मुद्दों पर बात करेगा? इनका काम रहेगा हमारे देश में क्या चल रहा है उन पर डिबेट डिस्कशन करना, उन पे लोगों की जो भी इंटरेस्ट है उन पर बात करना। हाँ, इसके अलावा कानून बनाने का तो है ही। राज्यसभा का क्या काम होता है? राज्यसभा जिसे हमें राज्य से समझ में आ रहा है, तो इनका जो फंक्शन है ये एक तरह का हमारा कहाँ तक होता है? स्टेट तक सीमित होता है। ऐसा नहीं है ये कानून नहीं बनाते, ये भी कानून बनाते हैं। जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि अगर एक कानून बनाना है तो सबसे पहले ये 2 हाउसेस से पास होना चाहिए। 2 हाउसेस से पास होने के बाद मैंने बताया था किसके पास जाना चाहिए? प्रेसिडेंट के पास जाना चाहिए लास्ट सिग्नेचर के लिए। हाँ, तो फ़िलहाल तो अभी स्टार्ट करते हैं, बाकी अभी जितना भी बचा है बताने के लिए वो अभी मैं बताऊँगा। पार्लियामेंट इन द एग्जाम्पल ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम, डू यू रिमेंबर द रोल ऑफ पार्लियामेंट? अभी जो हम पूरी कहानी पढ़ता है ऑफिस मेमोरेंडम की, मंडल कमीशन की, क्या हमने वहाँ पे पार्लियामेंट का रोल देखा था कुछ? परहैप्स नॉट, शायद नहीं। सिंस दिस डिसीजन वॉज नॉट टेकन बाय पार्लियामेंट, यू मे थिंक दैट पार्लियामेंट हैड नो रोल इन इट। हम सोच सकते हैं कि ये जो डिसीज़न है ये तो कैबिनेट मीटिंग में लिया गया था, पार्लियामेंट का तो कोई रोल ही नहीं है। तो हो सकता है कि पार्लियामेंट का कुछ भी काम ना हो इसमें, पर ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट का हमने देखा था कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो कहाँ पे लोगों को एड्रेस कर रहे थे, कहाँ पे MPs को एड्रेस कर रहे थे? पार्लियामेंट में ही तो कर रहे थे। जितने भी डिबेट डिस्कशन 10 साल तक हुई थी, 1980 पे रिपोर्ट मिल गई थी, 1979 तक डिबेट डिस्कशन कहाँ हुई थी? किसी के घर में तो हुई नहीं थी, वो भी पार्लियामेंट में ही हुई थी, इन दोनों हाउसेज में।
हाँ, तो ऐसा नहीं है इस पूरे जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं उसमें पार्लियामेंट का कहीं जिक्र नहीं है या पार्लियामेंट का कहीं रोल नहीं है। ओके, since this decision was not taken by parliament, you might think that parliament had no role in it, but let us go back to the story and see whether parliament figures in it. Let us recall the points and made earlier by completing the following sentences. हाँ, अब the report of the Mandal Commission was discussed. The President of India mentioned this in his. The प्राइम मिनिस्टर made a dash dash dash. तो ये कुछ लाइनें लिखी हैं पहले की जो हमें एक्चुअल में याद कराने के लिए लिखी गई कि ऐसा नहीं है पार्लियामेंट का कुछ रोल नहीं था। हमने देखा था डिस्कस जो हुआ था, डिस्कशन जो हुआ था, डिबेट जो हुआ था, वो सब पार्लियामेंट में होता है। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में गए थे, प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करा था। हाँ, ओ माय गॉड, सॉरी सॉरी सॉरी। दैट डिसीजन वॉज नॉट डायरेक्टली टेकन इन पार्लियामेंट। वो जो डिसीजन है वो तो हालांकि डायरेक्टली पार्लियामेंट ने नहीं लिया था, पार्लियामेंट में नहीं लिया गया था, बट पार्लियामेंट्री डिस्कशंस ऑन द रिपोर्ट इन्फ्लुएंस्ड एंड शेप द डिस्कशन ऑफ द गवर्नमेंट। बट पार्लियामेंट में जितनी भी डिस्कशंस हुई थी रिपोर्ट पर, वो हम सब कह सकते हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट के डिसीज़न को इन्फ्लुएंस करा, उसको एक शेप दी शायद। हाँ, अगर हम बोल सकते हैं कि अगर उस पर डिबेट डिस्कशन जो पार्टीज़ हैं, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, अगर उस पर डिस्कस करते ही नहीं तो हो सकता है ये जो कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी वो कभी लागू ही नहीं होती। ऐसा हो सकता है, पर ऐसा क्यों हुआ, लागू क्यों हुई? क्योंकि हमारे देश में, हमारे पार्लियामेंट में इसमें डिस्कशंस हुआ था। दे ब्रॉट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन द मंडल कमीशन। जैसे मैंने बताया, इन्होंने क्या करा, एक तरह का प्रेशराइज करा गवर्नमेंट को मंडल रिकमेंडेशंस को मानने के लिए, एक्ट करने के लिए उस पर। इफ़ पार्लियामेंट वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन, द गवर्नमेंट कुड नॉट हैव गॉन अहेड विद इट। कैन यू गेस वाई? अगर पार्लियामेंट इस डिसीजन का फेवर नहीं करती, अभी तो हमें पता है कि पार्लियामेंट इसका फेवर कर रही थी, पार्लियामेंट इसका साथ दे रही थी। हाँ, अगर मान लेते हैं पार्लियामेंट इसका फेवर नहीं करती, तो क्या गवर्नमेंट कुछ कर पाती? मतलब क्या उसको इम्प्लीमेंट करा पाती? क्या उसको लॉ बना पाती? हम समझ सकते हैं ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ रखा है। रिकॉल व्हाट यू रीड अबाउट पार्लियामेंट इन द अर्लियर class and try to imagine what parliament could have done if it did not approve of the cabinet decision. It did not approve of the cabinet's decision. तो हम समझ सकते हैं कि अगर पार्लियामेंट हामी नहीं भरती, अगर पार्लियामेंटेरियंस हामी नहीं भरते, तो ये जो रिकमेंडेशन है कभी लागू नहीं हो पाती। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर से एक और बार मैं बता रहा हूँ, अगर किसी भी रिकमेंडेशन को या किसी एग्जिस्टिंग लॉ को या किसी नए लॉ को अगर इंट्रोड्यूस करना है, तो हमको पार्लियामेंट में दोनों सदनों में एक मेजॉरिटी, एक नंबर गेन करना होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो अगर पार्लियामेंट यहाँ पे नहीं देती, मेजॉरिटी अगर वहाँ पे नहीं देती, तो गवर्नमेंट उसको लागू नहीं कर पाती, हाँ, या लॉ नहीं बना पाती। अब हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्या है? तो हम इतना पढ़ के तो समझ चुके हैं पार्लियामेंट की क्या ज़रूरत है। पार्लियामेंट की क्या ज़रूरत है, अब हम वो देख लेते हैं। इन ऑल डेमोक्रेसीज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। आज जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उसमें क्या होता है, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की एक असेंबली होती है, जो कि क्या होती है, उनके पास सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है, मतलब सबसे बड़ी शक्ति होती है उनके पास लॉ बनाने की। किसके बिहाफ पर लॉ बनाते हैं? हमारे बिहाफ पर। हमारे बिहाफ पर कैसे? क्योंकि हम ही तो उनको चुनकर भेजते हैं। इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। और इंडिया में भी उस तरह की नेशनल असेंबली को क्या कहते हैं? उस तरह की नेशनल असेंबली जिसमें कौन है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको पार्लियामेंट कहते हैं। एट द स्टेट लेवल दिस इज़ कॉल्ड लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली। और स्टेट लेवल पे मतलब जब हम अपने चीफ मिनिस्टर्स चुनते हैं, जब हम अपने एमएलए चुनते हैं, तब उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि क्या है,
ये लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लेजिस्लेचर है। मैं समझ सकता हूँ, मतलब किसी किसी को ऐसी कन्फ्यूजन हो सकती है कि मतलब उनको नहीं समझ में आता कि हमारी पार्लियामेंट क्या है, एमपी कौन होते हैं, एमएलए कौन होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है। हाँ, तो ये एकदम सिंपल है। जो हमारी नेशनल असेंबली होती है, जो स्टेट लेवल पर नहीं, सेंट्रल लेवल पर, यूनियन लेवल पर वर्क करती है, वो हमारी पार्लियामेंट होती है। और पार्लियामेंट में जो भी बैठते हैं उनको हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये दो चीज़ तो याद हो गई, एमपी और पार्लियामेंट। दूसरा, जब हम स्टेट लेवल पर आते हैं, तब क्या होती है, तब हम किसको चुनते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली को चुनते हैं। मतलब स्टेट लेवल पर जो लॉ बनाएगा उसको चुनते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेचर। लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेचर। और उनकी जो मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर को क्या कहते हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो होप करता हूँ थोड़ा क्लियर हुआ होगा। आगे करते हैं, द नेम मे वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज बट सच एन असेंबली एग्जिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसी। ये जो नाम है पार्लियामेंट का, ये डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, हम रशियन पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं, जापान की नेशनल डाइट कहते हैं। वैसे इंडिया में भी अलग नेम है, पर ये जो चीज़ है, ये जो इलेक्टेड बॉडी है जो कि लॉ बनाएगी, वो सब जगह होती है। अमेरिका में भी मिलेगी हमें, ठीक है, चाइना में भी मिलेगी। इट एक्सरसाइजेस पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मैनी वेज। इनको जो हमसे पॉलिटिकल अथॉरिटी मिली है, हमसे जो पॉलिटिकल पावर्स मिली है, ये उनको किस तरह से एक्सरसाइज करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, वो हम अब देखने वाले हैं। जिससे हमें वो भी समझ में आ जाएगा कि पार्लियामेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले तो एक कॉमन एग्जांपल, एक ब्रॉड व्यू पे हम यही बोल सकते हैं, कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट ज़रूरी है। सो सिंपल। सो हम वही पूरा ये सब वही जुड़ा होगा जो भी हम 3 पॉइंट्स देखने वाले, 3 नहीं है एक्चुअल में 4 है। पार्लियामेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। अब हमें पता है किसी भी कंट्री में जो पार्लियामेंट होती है वो फाइनल अथॉरिटी होती है लॉ बनाने के लिए। मतलब जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है, सुप्रीम इंस्टीट्यूशन जो होता है ना लॉ बनाने के लिए, वो पार्लियामेंट होता है। दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन इज सो क्रूशियल दैट दीज असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर्स। ये जो लॉ बनाने का काम होता है, ये जो लेजिस्लेशन का काम होता है, बहुत क्रूशियल होता है। हाँ, इसलिए इन असेंबलीज़ को हम और क्या कह देते हैं, आर कॉल्ड लेजिस्लेचर कह देते हैं। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग लॉज और एबॉलिश एग्जिस्टिंग लॉज एंड मेक न्यू वंस इन देयर प्लेस। पार्लियामेंट और क्या क्या कर सकती है, नए लॉ बना सकती है, अभी जो लॉ है उसमें बदलाव कर सकती है, किसी लॉ को एबॉलिश कर सकती है। हाँ, ये सब कर सकती है। अब ये इनके जो फंक्शंस हैं, ये हमको फंक्शंस क्यों बताए जा रहे हैं, क्योंकि फंक्शन से ही तो ज़रूरत जुड़ी है। अगर ये सारे फंक्शंस तब किसके वजह से हो पा रहे हैं, पार्लियामेंट की वजह से हो रहे हैं। और हमसे यही पूछा गया पार्लियामेंट की ज़रूरत क्या है, तो यही तो ज़रूरत है। अगर पार्लियामेंट नहीं होगी तो ये काम कौन करेगा, यही तो ज़रूरत है। समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट, पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। एक सबसे इम्पॉर्टेंट दूसरी ज़रूरत क्या है पार्लियामेंट की, कि जो हमारी पार्लियामेंट होती है ना, वो हमारी गवर्नमेंट पर पकड़ बना के रखती है। हमारी गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से आज कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है वो सोच रही है कि हाँ, आज हम सरकार में, आज हमारे पास बहुत पावर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, वो पार्लियामेंट से बंध कर रहती है। हाँ, इन सम कंट्रीज़ लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज़ डायरेक्ट एंड फुल। कुछ कंट्रीज़ में, जिसमें इंडिया आती है, इंडिया की जो सरकार है उस पर पूरा तरीके से कंट्रोल पार्लियामेंट का रहता है। हाँ, दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजंस ओनली सो लॉन्ग एज दे एंजॉय सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये हमें किससे पता चलता है, ये हमें इससे पता चलता है कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो कोई डिसीज़न तब ही ले सकती है जब तक उसको पार्लियामेंट की एक मेजॉरिटी मिल जाए।
तो ये दिखाता है कि हमारी जो पार्लियामेंट है और जो हमारी गवर्नमेंट है, कैसे गवर्नमेंट पार्लियामेंट से बंद कर रही है। गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी ऐसे डिसीजन नहीं ले सकती, वो तब तक नहीं ले पाएगी जब तक उसके पास मेजॉरिटी नहीं होगी। इवन हमें पता है कि गवर्नमेंट भी तभी बनती है जब पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियंस अपनी मेजॉरिटी उनको देते हैं। मतलब अभी मैं बात करूँगा पीएम के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, हम अपने अपने एमपी चुनते हैं, उन्हीं में से पीएम कौन बनता है। तो पीएम कौन बनता है? पीएम वो बनेगा जिसके पास मेजॉरिटी होगी। जैसे अभी मैं एग्जांपल लूँ बीजेपी का, 2019 में उनके जो पार्टीज़ हैं, उसकी जो पार्टी है, उनको सबसे ज़्यादा एमपीज़ मिले। तो जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो पीएम कैसे बने? क्योंकि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी के बाकी और बीजेपी के एमपी थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को आगे करा, मतलब अपना मत दिया नरेंद्र मोदी जी को। हाँ, तो समझ पा रहे होंगे आप। इस तरह से जो पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट पर कंट्रोल कर रखती है। वैसे इसके बारे में, पीएम इलेक्शन के बारे में, कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में हम आगे जाके डीप में पढ़ने वाले हैं एग्जीक्यूटिव में, क्योंकि हमें पता है जो हमारा लेजिस्लेटिव है उसमें हमारा पार्लियामेंट आएगा। ये एक तरह से हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ही तो पढ़ रहे हैं। लेजिस्लेटिव इक्वल्स टू पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव इक्वल्स टू पीएम, सीएम, आईएएस, आईपीएस। हाँ, ये सारे एग्जीक्यूटिव हैं। जुडिशरी तो जुडिशरी है। तीसरा पॉइंट है पार्लियामेंट कंट्रोल्स ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव। और किस तरह से पार्लियामेंट की ज़रूरत है हमें, कि जो पार्लियामेंट होती है ना, सरकार के पास जितना पैसा है पार्लियामेंट उस पर भी कंट्रोल करके रखती है। इन मोस्ट कंट्रीज द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंट ओनली व्हेन पार्लियामेंट सैंक्शंस इट। बहुत सी कंट्रीज़ में क्या होता है कि जो सरकार है वो कहाँ पैसा लगाएगी वो भी उसको कौन बताता है? पार्लियामेंट बताता है। हाँ, तो इससे भी हमें पार्लियामेंट का एक फंक्शन पता चलता है और उसकी ज़रूरत पता चलती है। पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फॉरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो पार्लियामेंट ही एक फाइनल स्टेज है, सुप्रीम स्टेज है, जहाँ पे लोगों के हित की बात होती है, लोगों के इंटरेस्ट की बात होती है। और अगर आज हमारे पास पार्लियामेंट ही नहीं होगी तो हमारी बात कहाँ होगी? हमारी लोगों की बात कहाँ होगी? हमारे लोगों की जितनी भी परेशानियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, उनकी बात कहाँ होगी? तो पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फॉरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। पार्लियामेंट क्या होता है? सबसे ऊंचा फॉरम होता है, सबसे ऊंचा स्टेज होता है जहाँ पे डिबेट डिस्कशन होते हैं कि किन के इश्यूज़ पर, पब्लिक इश्यूज़ पर और नेशनल पॉलिसीज़ पर। पार्लियामेंट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। और पार्लियामेंट जो होती है वो किसी भी इशू को, जो कि आज जनते का जो मुद्दा है उस पर अपनी इन्फॉर्मेशन, मतलब उससे रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ले सकती है। तो इससे हमें कम से कम ये समझ में आ गया होगा कि पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है। क्यों होती है पार्लियामेंट की ज़रूरत? क्योंकि पार्लियामेंट का काम होता है लॉ बनाना या चेंज करना या ख़त्म करना। तो ये जब तक पार्लियामेंट नहीं होगी ये तीनों काम हो नहीं पाएंगे, इसलिए पार्लियामेंट ज़रूरी है। पार्लियामेंट सरकार पर और सरकार के पैसों पर कंट्रोल करके रखती है, इसलिए भी ज़रूरी है। और पार्लियामेंट हाईएस्ट फॉरम है डिस्कशन और डिबेट का, इसलिए पार्लियामेंट ज़रूरी है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। तो अगर हम ये 4 पॉइंट्स लिख देते हैं तो बराबर हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब है पार्लियामेंट के 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। सिंस पार्लियामेंट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, मोस्ट लार्ज कंट्रीज डिवाइड द रोल एंड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट इन 2 पार्ट्स। जैसे कि हम सबको पता है जो पार्लियामेंट है वो मॉडर्न डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ क्या करती हैं, दो हाउसेस बना देती हैं, पार्ट्स बना देती हैं। पार्ट्स क्यों बना देती हैं? ताकि जो फंक्शन है, जो पावर है, वो और भी इफ़ेक्टिवली हो पाए। हाँ, तो ऐसी इनको जो डिवाइडेशन होता है इनको क्या कहते हैं? हाउसेस कहते हैं या चैम्बर कहते हैं। तो वन हाउस, अरे सॉरी अगेन, हाँ, तो
वन हाउस इज यूजुअली डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल एंड एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। एक जो हाउस होता है वो, उसमें जो लोग आते हैं वो डायरेक्टली लोग उन्हें चुन के भेजते हैं और वो अपनी पावर का यूज़ करते हैं। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अपनी पावर का यूज़ करते हैं लॉ बनाने में। हाँ, तो हम समझ गए होंगे इस इन सब चीज़ों से कि हम कौन से हाउस की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लोकसभा की। लोकसभा में ही तो हम अपने एमपी चुन के डायरेक्टली भेजते हैं। और दूसरा कौन सा हाउस है? द सेकेंड हाउस इज यूजुअली elected indirectly and perform some special functions. The most common work for the second house is to look after the interests of various state, region और federal units. और दूसरी जो हमारा हाउस होता है वो जनरली क्या होता है, वो जनरली कैसा होता है, वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता। मतलब उसमें जो लोग मतलब उसमें जो एमपी होते हैं वो लोग नहीं चुनते हैं, वो कोई और चुनता है। और मैंने अभी बताया था कि राज्य, और हम ये किसकी बात कर रहे हैं, कौन से हाउस की बात कर रहे हैं, समझ गए होंगे, राज्यसभा की बात कर रहे हैं। राज्यसभा ये जिसमें हमारे जो लोग हैं वो डायरेक्टली चुनकर उनको नहीं भेजते। हाँ, तो इनका काम क्या होता है? इनका काम यही होता है, जैसे राज्य से जैसे हमें पता चल रहा है, इनका जो काम होता है वो स्टेट पर, किसी स्टेट पर या रीजन पर, इन तक सीमित होता है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउस इन आवर कंट्री। Parliament consists of two houses. The two houses are known as the Council of States, राज्य सभा, एंड द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। हमारी कंट्री में भी जो पार्लियामेंट है उसमें दो हाउसेज हैं। पहले हाउस का नाम है राज्यसभा जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, दूसरे हाउस का नाम है लोकसभा जिसको हम हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑल्दो शी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द इधर हाउस। दैट इज़ वाई all laws made in the houses come into force only after they receive the assent of the president. इसके अलावा हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी हमारी पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं। ऑल्दो वो हमारे किसी हाउस का हिस्सा तो नहीं होते, बट वो हमारे पार्लियामेंट का हिस्सा ज़रूर होते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये पावर देता है कि कोई भी अगर लॉ बनाना है तो उनमें जो हमारी सहमति है प्रेसिडेंट की वो होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, शी इसलिए लिखा है ताकि ये पॉइंट भी एक जा सके बच्चों के मन में कि जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं वो ऐसा नहीं है सिर्फ ही संभालते हैं, सिर्फ मेल ही संभालते हैं, बस इसलिए लिखा है। तो मैं एक क्वेश्चन भी दे देता हूँ, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि हमारी पहली फीमेल प्रेसिडेंट का नाम क्या था और प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था। फर्स्ट फीमेल पीएम एंड प्रेसिडेंट। ओके, यू हैव रीड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इन अर्लियर क्लासेज। हम पहले पढ़ चुके हैं अपनी इंडियन पार्लियामेंट के बारे में फ्रॉम द चैप्टर 3। यू नो लोकसभा इलेक्शन टेक प्लेस। जो भी इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है अपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वाले चैप्टर में कि हमारे जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं और क्या डिफरेंस है एक्चुअल में बिटवीन दो हाउसेज में। हमारे जो दो हाउसेज में डिफरेंस क्या है, तो यही डिफरेंस है। कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसी से डिफरेंस भी एकदम क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। टोटल नंबर क्या है मेंबर्स के दोनों ही हाउसेज में, तो मैं बता दूं लोकसभा में कितने हैं 543, राज्यसभा में कितने 245। और हु इलेक्ट्स द मेंबर, लोकसभा में कौन इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, और राज्यसभा में कौन करते हैं, बाय एमएलए जो हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। ये हो सकता है सबको ना पता हो, तो इसलिए। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टर्म, हमारा जो टेन्योर होता है वो कितने साल का होता है, तो लोकसभा का 5 साल का होता है और राज्यसभा का 6 साल का होता है। हाँ, अब हमें ये भी पता है कि जो लोकसभा होती है हमारी वो हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है। मतलब क्या है इसका डिसॉल्व होने का मतलब, एक ऐसा टाइम आता है जब हमारे एक भी एमपी नहीं होते लोकसभा में। जैसे 2019 में इलेक्शन जब हो रहे थे मई जून में, तो उस समय पे हमारा एक भी एमपी नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि सबको रिज़ाइन देना पड़ा था 5 साल में। तो इसलिए राज्यसभा को इस तरह बनाया गया है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 6 साल का रहता है, और 6 साल का भी रहता है। तो उससे भी क्या होता है कि ये जो हाउस है, दोनों हाउस में बहुत डिफरेंस क्या है, लोकसभा जो है वो टेम्प्ररी हाउस होता है, डिसॉल्व हो सकता है,
एक समय ऐसा आता है जब सब डिसॉल्व हो जाते हैं, पर जो हमारा राज्यसभा होता है वो परमानेंट होता है। वो कैसा होता है? वो परमानेंट होता है। ऐसा समय कभी नहीं आएगा कि हमारा एक भी एमपी ना हो राज्यसभा में। अब मैंने क्या क्या बता दिया है, कुछ समझ नहीं आया? नहीं, एकदम सिंपल है। जैसे मैंने बताया था लोकसभा का तो एकदम सिंपल है, 543 एमपी आएंगे अगले इलेक्शन के टाइम पर, वो 543 को रिज़ाइन देना पड़ेगा और अगर वो फिर जीतते हैं तो फिर से आ जाएंगे। आगे ऐसी इनकी साइकिल चलती रहेगी। राज्यसभा में क्या होगा? राज्यसभा में जैसे मैंने बताया 245 मेंबर्स आते हैं, तो इनका 6 साल का जो टाइम पीरियड रहता है 245 को 3-3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 3-3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हर 2 साल में जो 1/3 होता है 245 का उसको चेंज कर देते हैं। जैसे क्या बोला मैंने, 1/3 जो होता है 245 का उसको हर 2 साल में चेंज कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे 3 पार्ट्स में जो हमारे एग्जिस्टिंग एमपी होते हैं राज्यसभा के वो चेंज भी हो जाते हैं और हमारा जो ये हाउस है वो परमानेंट भी रहता है। परमानेंट किस सेंस में कि ऐसा कभी हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा कि एक भी एमपी नहीं है हमारा राज्यसभा में। इसको इसलिए भी करा गया है क्योंकि मान लेते हैं हम, अगर कभी हमारी वॉर लाइक सिचुएशन होती है एक्सटर्नल से, तो और उस समय पे इलेक्शन का टाइम होगा, तो मान लेते हैं हमारा कोई लोकसभा में कोई है ही नहीं, कोई एमपी है ही नहीं, तो हमें अगर उस समय पे कोई इम्पोर्टेंट लॉ उसी समय पे बनाना है तो हम किसकी मदद से बना पाएंगे? राज्यसभा की मदद से बना पाएंगे, क्योंकि ये परमानेंट होता है। इसके जो मेंबर्स होते हैं, ऐसा नहीं है जैसे आज मैं अगर मान लेते हैं राज्यसभा का मैं मेंबर बन जाता हूँ तो मैं हमेशा रहूँगा, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि मैं 2 साल में निकल जाऊँगा, मेरे साथ मेरी जगह पर कोई और आ जाएगा, अगले 2 साल में बाकी जो 1/3 है वो निकल जाएंगे और उनकी जगह पे कोई और आ जाएगा, और लास्ट का जो 1/3 बचेगा वो अगले 2 साल में निकल जाएंगे और अगले बंदे आ जाएंगे, और ये साइकिल चलती रहेगी। होप करता हूँ समझ में आया होगा। विच ऑफ द हाउस, तो अब ये सब पढ़ के हमारे मन में एक क्वेश्चन तो आया होगा कि पावरफुल कौन है भाई दोनों में से। तो हम बता दें कि हमें ऐसा प्रतीत हो सकता है कि राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि हम इसको अपर चैम्बर बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं, और लोकसभा को लोअर चैम्बर। पर ऐसा कुछ नहीं है। दिस डज नॉट मीन दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा। दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड नॉट द लैंग्वेज यूज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है, हमको ऐसा लग सकता है कि जो अपर हाउस है, मतलब हम राज्यसभा को अपर हाउस कह रहे हैं तो वो ज़्यादा शक्तिशाली है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक पुराना तरीका है बोलने का, बाकी कुछ नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसे शब्द यूज़ नहीं करे गए हैं। हाँ, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव दी राज्यसभा सम स्पेशल पावर्स ओवर द स्टेट्स। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राज्यसभा को कुछ पावर्स ज़रूर देता है स्टेट्स पर। बट ऑन मोस्ट मैटर्स द लोकसभा एक्सरसाइजेज सुप्रीम पावर। बट ज़्यादातर मसलों में लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है। हाँ, अब हम इन पॉइंट से समझने वाले हैं कि किस तरह से लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है राज्यसभा से। स्टार्ट करते हैं। एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। नॉर्मली क्या होता है, जो भी हमारा लॉ है उसको दोनों सदनों से पास होना होता है। बट इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेस, the final decision is taken in a joint session in which members of both the houses sit together. Because of the larger number of members, the view of the Lok Sabha is likely to prevail in such a meeting. पर नॉर्मली क्या होता है कि दोनों सदनों में से कोई जो भी लॉ है वो पास होना चाहिए, पर कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों सदन उसको पास ही नहीं कर रहे। हाँ, और गवर्नमेंट सोचती है कि ये जो कानून है ये तो इम्पॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, मतलब प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एक जॉइंट सेशन रखते हैं। जॉइंट सेशन से समझ में आ रहा होगा दोनों ही दोनों तरह के एमपी हैं, लोकसभा के एमपी, राज्यसभा के एमपी, दोनों साथ में बैठते हैं और उन पे ये पूछा जाता है कि अब आप बताइए क्या होगा, आप क्या अब इसको मानोगे या नहीं मानोगे। हाँ, तो उस समय पे ज़्यादा जो हम प्रेसिडेंट साहब हमारी जो बात सुनेंगे वो किसकी बात सुनेंगे, वो लोकसभा की बात सुनेंगे। लोकसभा की इसलिए भी सुनेंगे क्योंकि लोकसभा में हमें पता है कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं, और उसमें भी वो ज़्यादा तो हैं, साथ में वो भी उनको चुन के किसने भेजा है,
हमने चुन के भेजा है, लोगों ने चुन के भेजा है, तो इसलिए उनकी जो वैल्यू है वो अपने आप बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट, लोकसभा एक्सरसाइजेस मोर पावर इन मनी मैटर्स। लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है मनी मैटर्स पर। वंस द लोकसभा पासिस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑन एनी अदर कंट्री और एनी अदर कंट्री और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्टेड। लोकसभा के पास एक और शक्तिशाली एक अच्छी शक्ति होती है कि अगर कोई भी मनी का मसला आ रहा है, कोई भी मनी रिलेटेड लॉ आ रहा है ना, और अगर लोकसभा ने उसको पास कर दिया तो राज्यसभा बाध्य है उसको पास करने के लिए। राज्यसभा मना नहीं बोल सकती कि मैं इसको नहीं मानती। हाँ, जो लोकसभा ने अगर पास कर दिया तो राज्यसभा को भी पास करना पड़ेगा। अगर वो पास नहीं करना चाहते तो वो सिर्फ डिले कर सकते हैं 14 दिन तक सोच विचार करने के लिए। हाँ, जिसमें वो सोच विचार कर सकते हैं और गवर्नमेंट को कुछ रिकमेंडेशंस दे सकते हैं कि आप क्या करिए, कुछ ऐसे चेंजेस कर दीजिए। पर उसमें भी लोकसभा को ज़रूरी नहीं है कि जो लोकसभा है वो बात मान लेगी। मतलब लोकसभा बात मानेगी का क्या मतलब है, ये जो जितने भी रिकमेंडेशंस है राज्यसभा किसको करेगी, लोकसभा को करेगी। लोकसभा की मर्जी होगी कि वो इनकी बातें, इनकी सजेशंस एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं। और अगर मान लेते हैं लोकसभा ने उस टाइम पे भी कह दी हमें ऐसा कुछ नहीं करना, तो राज्यसभा को उसी वक्त उसको पास करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं करती, तब भी 14 दिन के बाद भी नहीं करती, तो वो पास माना जाएगा। क्या बोल दिया मैंने इतना जल्दी? मैंने बस इतना ही बोला है, लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है मनी मैटर्स पर। अगर कोई भी बिल लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा को उस लॉ को पास करना पड़ेगा। अगर वो पास की वजह उसके अलावा डिले कर सकते हैं 14 दिनों तक सिर्फ सोच विचार करने के लिए, पर उसके बाद उन्हें पास करना ही पड़ेगा। अगर वो तब भी पास नहीं कर तो वो पास माना जाएगा। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली अ पर्सन हु एंजॉयज द। अभी हमें पता है कि लोकसभा की बात मानी जाती है मिनिस्टर्स, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब जो हमारे मिनिस्ट्री होती है, जैसे हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री अलग है और डिफेंस मिनिस्ट्री अलग है, सारी मिनिस्ट्रीज अलग है। तो इनके जो मिनिस्टर होते हैं इनको कौन कंट्रोल करता है, लोकसभा कंट्रोल करते हैं। ये जो मिनिस्टर हैं अपनी मर्जी से नहीं बने हैं, ये तब बन पाए हैं जब लोकसभा ने इनको अपना सपोर्ट दिया है। तो ओनली अ पर्सन हु enjoys द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर। If the majority of the Lok Sabha members say they have no confidence in the Council of Ministers, all ministers including the Prime Minister have to quit. The Rajya Sabha does not have this power. सबसे क्या बताया मैंने कि जो लोकसभा है, कोई भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई भी क्या प्राइम मिनिस्टर तो एक ही होते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के अलावा हमारे कोई से भी मिनिस्टर हैं, वो तब तक ही अपनी पोस्ट पर रह सकते हैं जब तक उनके पास लोकसभा में सपोर्ट है। पर अगर कभी ऐसा हो जाता है कि लोकसभा की जो मेजॉरिटी है वो उनके हाथ से चली जाती है, वो भी किस तरह से जा सकती है, लोकसभा में एक मोशन, एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसको हम अपनी आम भाषा में बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। उसमें क्या होता है, ये एक प्रस्ताव, एक प्रपोजल लाया जाता है लोकसभा के सामने कि हमको इस सरकार पर भरोसा नहीं है कि ये अपना काम अच्छे से कर पा रही है या कर पाएगी। हाँ, और अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पर ज़्यादातर लोगों ने, मतलब ज़्यादातर एमपीज़ ने अपना सपोर्ट दे दिया, मतलब इसको वोट कर दिया, तो प्राइम मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर को उसी वक्त रिज़ाइन देना पड़ेगा। पर ये इतनी शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है। ये हो सकता है नो कॉन्फिडेंस आ जाए, तो नो कॉन्फिडेंस का मतलब यही है, एक प्रपोज़ल होता है जो कि किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ लाया जा सकता है लोकसभा में, और अगर वो पास हो जाता है तो उसी वक्त उस बंदे को, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो कोई भी हो, उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, यही था हमारा पार्लियामेंट में। होप करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद।